हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। और गाइस, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है। जैसे कि हमने कल अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला टॉपिक पूरा किया है, आज हम टॉपिक कवर करेंगे अपना कौन सा वाला, इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियाज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बाइलेटरल रिलेशनशिप्स के बारे में। देखो यहाँ पर ना हम सबसे पहले देखेंगे इस सब टॉपिक के बारे में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पूरे ही साल, 1.5-2 साल का विजन आईएएस का प्लेलिस्ट के साथ हर मंथ वाइज हर एक टॉपिक को कंसोलिडेट कर कर आपको बनाया गया है। किस तरह, जैसे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन करा कि मैम प्रीलिम्स के लिए कौन सा वाला करंट अफेयर फोकस करना है, मेंस के लिए कैसे करना है, तो वो आप देखोगे धीरे धीरे वीडियोस में मैं आपको वो भी गाइड अप करती चली जाऊंगी और आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा डेटा दिया जा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले जैसा कि टॉपिक है कि इंडिया का बायलेटरल रिलेशनशिप्स में बैलेंसिंग एक्ट कैसा होता है, कैसे करता है। अब बात पता है ये कैसे उठी। रिसेंटली जब यूएसए ने ना पोटेंशियल सैंक्शन लगाई इंडिया पर, एज इट साइन चाहबर पोर्ट डील विद ईरान, वॉर्न किया बेसिकली इंडिया पर ना कि भाई देख लो, पोटेंशियल सैंक्शंस लग सकती हैं, ऐसे साइन कर रखा है आपने। और ईरान से चाइना, आपको पता है यूएस की कोई दोस्ती वोस्ती है नहीं, दुश्मनी है आपस में। तो यूएसए फियर दैट, कि यूएसए को पता है फियर क्या है। फियर बताती हूँ मैं इनका। इनका डर ये है कि इंडिया ईरान के चाबार डील से ना इट मे एक्ट अगेंस्ट काटसा, या मतलब कंपोज करेगा, और ये ना बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब करने की कोशिश करेगा। तो इनको ये डर है कि ट्रेड सैंक्शंस इम्पोज बाय यूएसए टू कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएसए को इस बात का बड़ा ही डर है कि मैं अगर ये दोनों मिलके डील को एक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे ट्रेड सैंक्शंस के अगेंस्ट होगा। फिर देखो, अर्लियर इन्होंने ये भी बात उठाई थी कि बहुत सारी एप्रीहेंशंस है, जैसे काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसमें आपने जब S-400 भी, हमने जब डिफेंस सिस्टम खरीदा था रशिया से, तब हमें लगा कि भाई जब तब हमें कोई सैंक्शन नहीं लगी तो अब भी हम क्यों इस बात पर इतना इनके वो माने। अब काटसा बेसिकली पता है क्या है। काटसा यूएसए का एक फेडरल लॉ है जो 2017 से फोर्स में आया था, जिसमें ये क्या करते हैं, यूएस गवर्नमेंट किसी भी कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगा लेती है कि अगर उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया से करी है तो, मतलब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, पेनाल्टी देनी पड़ेगी किसी भी नेशन को अगर वो आर्म्स में ट्रांजैक्ट करते हैं। तो हमने किया भी भाई, हमने सही में S-400 मिसाइल खरीदी थी डिफेंस की, बट हम पर काटसा उस वक्त अम्पोज नहीं किया गया। अब ऐसे जो इवेंट है, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं, हम इतने सालों से चल रही है, इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस चल रहा है। तो अब इंडिया इस तरह की कंडीशन में अपने बायलेटरल रिलेशंस को वेरियस प्लेयर्स के साथ अक्रॉस द ग्लोब कैसे मैनेज करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है ना हमारे सामने। तो इसी में ना कुछ टर्म्स लेकर आए हैं। इन टर्म्स के बारे में ना, जैसे देखो आप पूछ रहे हो ना कि मैम मेंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। अब जैसे देखो, ये इसी शब्द का आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए अपने आंसर में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। नाउ हाउ इट डिनोट्स, देखो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपकी ये एबिलिटी है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल कर रहे हो, और कैसे आप अपनी प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी को बिना किसी कंस्ट्रेंट के आप उसको चला रहे हो। फिर इसमें एक शब्द आता है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग या लेस डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज के बारे में ग्लोबल साउथ को बोला जाता है। ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आया था ब्रांडेड रिपोर्ट से, जिसमें इन्होंने बेसिकली कंट्रीज को कंपेयर किया था जीडीपी के हायर पर कैपिटा एंड ऑल से। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल कर आई, तो पता चला जो इनकी जीडीपी की पर कैपिटा हायर कहाँ पर है, नदर्न कंट्रीज में है, कम कहाँ पर है, ग्लोबल साउथ में ज़्यादा है, साउथ की तरफ ज़्यादा है। तो ये बातें याद रखना, इन टर्म्स का ऐसे इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है अपने आंसर्स में। और ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि अल्टीमेटली देखो, आपके आंसर का खेल आपके कीवर्ड्स हैं, कि आप इस आंसर में कितने कीवर्ड यूज करके और एक्सप्लेन करने में आप जितने सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका आंसर आपको मार्क्स दिलवाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली इस तरफ जरूर ध्यान देना है। अब ये कह रहा है कि इंडिया जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है इन बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशनशिप, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, अभी हमने शब्द पढ़ा, उसको मेंटेन करके हम जरूर रखते हैं। कह रहा देखो, इंटरनेशनल अफेयर्स में
पॉलिसीज जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं, मानते हो ना आप? जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन अलाइनमेंट है। इंडिया ने शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप रखा है रशिया से भी, यूएस से भी। और देखो मैं ये, बल्कि पता है, मैं तो बड़ा आज की डेट में ये मानती हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हमने नॉन अलाइनमेंट पे ही साइन करा। कम से कम आज भी देखो वो दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ सकता। आज भी हम यूएसए को, रशिया को कह सकते हैं कि देखो तुम हमारे इंडिपेंडेंट पार्टनर्स हो, हम हमेशा से अपने डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन अलाइनमेंट पे चले हैं। कम से कम समझ रहे हो? तो इससे ना आपकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है, आपकी रिलायबिलिटी का पता चलता है कि आप किस तरह के कंट्री हो और किस तरह की बातें, क्या आप जो कह रहे हो वो कर पा रहे हो। तो इसीलिए हमने, अच्छा हुआ ये पहले ही हमने नॉन अलाइनमेंट का डॉक्ट्रिन अपना रखा हुआ था। उसके बाद डी हाइफनेशन का मतलब है एक तरह का ऐसा टूल जिसमें आप कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व तो हो, एंगेज भी हो, इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। जैसे इंडिया का जो रिलेशनशिप इजराइल एंड पैलेस्टीन से है, तो उसके मैरिट डिमेरिट इंडिपेंडेंट हमारे उस कंट्री के साथ है। उसका असर यूएस से, उसका असर रशिया वशिया से हम नहीं रखते हैं। हमारा सब कंट्री से अपना एक इंडिपेंडेंट पार्टनर्स है हम। जैसे हमारे देखो 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे हमारी अपनी अपनी एक लेवल पर एक फ्रेंडशिप है, किसी से ज्यादा, किसी से कम, किसी से, पर वो उसके लेवल पर उस बंदे के साथ है हमारा। आप ये मत कहो कि उसकी फ्रेंडशिप, अगर तूने उससे ज्यादा फ्रेंडशिप करी तो मैं तेरे से तोड़ दूंगा, ये सब बातें मत करो आप हमसे। फिर ये कह रहा है वाइडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड आउटरीच। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर 2022 में इंडिया ने कई सारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करा ऑपरेशन गंगा के तहत ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब ये क्या हुआ, ऑपरेशन गंगा के तब जब इवैक्यूएट कर कर आए स्टूडेंट्स को, तो एंगेज हुए कंट्री जैसे रशिया में, यूक्रेन में, यूएसए में, सबके साथ एंगेज हुए थे। तो देखो अल्टीमेटली हमारा कितना आउटरीच है, कम से कम हमने अपने बच्चों को बचाया ऑपरेशन गंगा। अब देखो यहीं पे आपका, यहीं पे गाइस ध्यान से सुनना, यहीं पे आपका आ जाता है। अब आपसे स्टूडेंट का ये पूछ ही ले, जैसे इस बारी प्रीलिम्स में आपका एक क्वेश्चन आया था ना, एक आपका कि ऑपरेशन, मुझे याद नहीं आ रहा वो, बेसिकली अभी आप देख लेना, इस बार 2024 का पेपर भी मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज उसको एक बार पढ़ो कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उसका कौन कौन से आंसर्स हैं। प्लीज जाओ, और प्लेलिस्ट है उसकी बनी हुई है, उस पर चेक करो आप, हमारे ही चैनल पर डाला हुआ है। अब यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठेगा, ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया था इंडियन गवर्नमेंट? तो याद रखना, बच्चों को लेकर आने के लिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन की क्राइसिस में फंसे हुए थे बेचारे बच्चे। हमने बड़ी मदद करी, हमने एंगेज किया, हमने कंट्री जैसे रशिया, यूक्रेन, यूएसए, जो भी वहाँ के आस सबके साथ हमने, सबको हमने इवैक्यूएट करा। खाली अपने इंडियन बच्चे नहीं उठाए, बाकी बच्चों को भी हमने लेकर आए, कि वो बेचारे बच्चे फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, विद्यार्थी फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा जो विजन होता है मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलेटरलिज्म का, वो हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल देता है कि हम एक ओरिजिनल आउटलुक को देख पाए। कह रहा हमारा जो पुश है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ की रिफॉर्म होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स होना चाहिए, ताकि हम ना एक लाइक माइंडेड कंट्रीज भी वर्ल्ड में वाइड रहे। ऐसा ना हो, अब देखो, अब आप नहीं मानते कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ही परमानेंट मेंबर्स क्यों, और कॉन्टिनेंट से क्यों नहीं उठाते आप? ग्लोबल साउथ से भी कंट्रीज उठाओ, उसमें क्या उनका कोई गुनाह तोड़ना है कि वो ग्लोबल साउथ में सिचुएटेड है इसलिए वो कुछ करेंगी नहीं? हो सकता है उनमें बहुत पोटेंशियल हो। तो इसीलिए इंडिया डिमांड कर रहा है कि भाई लाइक माइंडेड कंट्रीज भी हो हमारे साथ बेसिकली। फिर उसके बाद ये कह रहा है ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, यानी कि रुपी, जो रूबल का ट्रेड है, रुपी रियाल का मैकेनिज्म है, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, हमारे आपसी बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ते हैं। हमने वो भी कर रखा है। हम सॉफ्टवेयर पार का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने एनआरआईज डायस्पोरास के लिए, हमारे जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको हमेशा हम हेल्प करते हैं ग्लोबल स्टेज पे जाके। इंडिया इन द यूएसए लॉबीड, हमने इंडो यूएसए डील करी, हमने न्यूक्लियर डील करी, तो लॉबीड किया हमने इंडियन इन द यूएसए, वो भी लेकर आए। और हम ना हमेशा एक मीडिएटर, एक न्यूट्रल स्टांस रखने वाले रहे हैं। जैसे इंडिया ने जब G20 समिट करा 2023 में, दिल्ली के अंदर थी, तो हम एक डील मेकर की तरह आए फ्लूइड इंटरनेशनल ऑर्डर में। मोरोवर इंडिया हैज बीन एबल टू प्रोजेक्ट लीडर एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। हमने डील मेकर भी रहे हम, और हमने इवन, आपको याद होगा, हम G21 भी हमने बनाया, अफ्रीकन यूनियन को भी हम लेकर आए अपने साथ। तो क्या ये हमारा दिखाता नहीं है कि हमेशा एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, और हमेशा ग्लोबल साउथ की वॉइस को भी हम आगे रखते हैं? फिर कह रहे हैं लेकिन क्या होता है, कुछ चैलेंजेस आ ही जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स है ना यार, बिना चैलेंज के रिलेशनशिप आज तक कोई बना है? तो इश्यूज भी है, चैलेंजेस भी हैं जो इंडिया फेस करता है अपने बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए। यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमें एक ना फेंस सीटर की तरह एक्विजिशन मिला हुआ है। अब ये समझ लो फैन सीटर होता क्या है, ऐसा शब्द हमारे लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज इंडिया को एक्यूज करती हैं ऑफ बीइंग फेंस सीटर एंड नॉट टेकिंग स्टैंड। हम पे ये इल्ज़ाम लगता है।
अब फेंस सीटर का मतलब है जो बंदा न्यूट्रल हमेशा रहे, जो अनकमिटेड रहे इश्यूज के साथ, ऐसे व्यक्ति को फेंस सीटर बोलते हैं। मतलब ऐसा बंदे को आप समझ लो जो इनडिसाइसिव हो, जो हेजिटेंस दिखाए एक चीज को दो तीन चॉइसेस में से सेलेक्ट करने में, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे समझ लो फेंस सीटर कहते हैं। इंडिया के लिए ये ऐसा इल्जाम लगता आया है। फिर हम पर ये भी एलिगेशन लगते हैं कि हम फाइनेंस करते हैं वॉर्स को इन फेवर ऑफ अग्रेसर। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोपियन पावर्स ने इंडिया को एक्यूज किया ऑफ फंडिंग रशियाज वॉर बाय बाइंग चीप रशियन क्रूड ऑयल। हमने क्या करा था, उनसे चीप ऑयल खरीद के लिया और पब्लिकली हमने क्रिटिसाइज करते हैं अग्रेशन के लिए। क्यों इंडिया पे ये भी लगा कि हम अल्टीमेटली हिडन राग से फिनेंस करते हैं कंट्रीज को। फिर तीसरा हम पर इल्जाम लगा कि हम ना न्यू एक्सिस एक तरह से इमर्ज कर रहे हैं। रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस जो बन रहा है, इंडियाज मूवमेंट टुवर्ड्स यूएस इज लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस बन रहा है। हमारे लिए ये बड़ी कठिनाई की बात है कि रशिया हमारा जो कि एक सोलमेट की तरह रहा है, एवरग्रीन फ्रेंड रहा है, वो इनके साथ हमारे दुश्मनों के साथ जाके मिल गए। फिर रेपुटेशनल डैमेज बड़ा है। न्यूट्रलिटी को बैलेंस करते करते क्या होता है, इंडिया डिड नॉट कंडेम यूएस का विड्रॉल जो जेसीपीओ से रहा, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से रहा, उससे भी हमारी डैमेज हुई। इसकी वजह से ही ईरान हमसे नाराज होकर चाइना की तरफ बढ़ा। अब आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि जेसीपीओ क्या है, क्योंकि देखो गाइस एक एक स्टेटमेंट ना आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये याद रखना 2015 के करीब ये हुआ था गाइस, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें रिसेंटली तो आपको पता ही है कि यूएस ने सैंक्शन इम्पोज की थी अगेंस्ट मुंबई बेस्ड पेट्रोकेमिकल, हमारे यहाँ पहली ऐसी एंटिटी है। अब जेसीपीओ 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील है बेसिकली ये। अब जेसीपीओ की वजह से क्या हुआ, ये नेगोशिएशंस थी तो इसमें ईरान और P5+1 नेशंस हैं, यानी चाइना फ्रांस रशिया यूके यूएस जर्मनी सब है इसके अंदर। अब इस डील में ईरान ने एग्री किया था कि वो सिग्निफिकेंटली कट करेगा यूरेनियम हैवी वाटर, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को कट करेगा। ईरान ने प्रोटोकॉल्स भी मानी थी कि इंडिया जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज को वो भी बोलेंगे, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। तो जेसीपीओ याद रखना ये 2015 का है। अब जेसीपीओ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी रीजनल कनेक्टिविटी इंडिया को देता है ये। समझ रहे हो आप, क्योंकि अगर सैंक्शन हटेंगे तो इंडिया आराम से अपना इन्वेस्ट करेगा ना चाबर पोर्ट में, लेकिन वही तो सारा इशू हुआ। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए जेसीपीओ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेसीपीओ का देखो पर्पस यही है बेसिकली कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ईरान के पास अगर है भी तो वो बड़े पीसफुल मैनर में यूज़ किए जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब जेसीपीओ से यूएस विड्रॉ कर दिया, इंडिया डिड नॉट कंडेम, तो इंडिया पे ये भी इल्ज़ाम लगा। फिर हमारा जो ना इम्पोर्ट का डिपेंडेंस है ना एनर्जी के लेकर, इससे भी हमारी ग्लोबल पोजीशन पे कहीं ना हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कह रहा देखो हम डिफेंस के इम्पोर्ट के लिए रशिया पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऑयल के इम्पोर्ट्स के लिए मिडल ईस्ट पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। इससे हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जैसे जेसीपीओ वाला हमने करा। फिर इमरजेंस है मिनीलेटरल्स का, कि अल्टीमेटली जो इंडो क्वाड है कॉम्प्रोमाइज हमने करके ऑइडल बेसिस बनाए तो है, लेकिन ये इंडो पैसिफिक पे कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही है। फिर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ऐसा करते क्या रहे हैं हम, कह रहा देखो हमें ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज सुटेबली प्लेस टू इमर्ज एन ऑल्टरनेटिव। यूएस चाइना का हम ऑल्टरनेटिव भी बन सकते हैं अगर हम ग्लोबल साउथ पर ज़्यादा करें, अपना ध्यान लगाएं तो। फिर हम स्ट्रेटेजिक हेजिंग किया करें। कह रहा देखो चाइना को बैलेंस करने के लिए इट इन्वॉल्व्स कैपेसिटी एंड लिंकेज टू चाइना को काउंटर करने के लिए हमें चाइना की पॉलिटिकल मिलिट्री एफर्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्पाइट मेंटेनिंग सिविल डिप्लोमेटिक टाइज भी रहे, ट्रेड भी चलता रहे, लेकिन उनको पॉलिटिकली और मिलिट्री हमें बैलेंस करना भी आना चाहिए। समझ रहे हो, इसको स्ट्रेटेजिक हेजिंग कहते हैं, कि ट्रेड भी ना रुके, डिप्लोमेटिक टाइज भी आपके होते रहे, लेकिन चाइना अपनी बदतमीजी भी ना दिखाए पॉलिटिकल और मिलिट्री टर्म्स में। ये दोनों काम हमें करने हैं, एक साथ करने हैं। बात समझ रहे हो, ये काम। अब सेल्फ डिपेंडेंसी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के लिए बहुत जरूरी है, बहुत नीडेड है। फिर हमारे पास जो भी मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी है उनका भी हम साथ लें। ब्रिक्स है, क्वाड है, G20 G7 ऐसी, अभी देखो अभी रिसेंटली G7 समिट हुई है जून के महीने में, इटली गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पर ये समिटों में जाना क्यों जरूरी है, ताकि ना आप मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी की तरफ भी ध्यान लगाओ और इंटरनेशनल प्लेयर्स को उसमें और ज्यादा इस तरफ ध्यान दिलाओ।
फिर हमें ना एक ऐसा लीडरशिप लेकर आना है जिसमें हम ना ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करते हुए नजर आए। क्लाइमेट चेंज हो, कनेक्टिविटी हो, टेररिज्म हो, सप्लाई चेन से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें लेकर आए हम। अगर हम ग्लोबल लीडर, विश्व गुरु अगर बनना चाहते हैं, बात समझ रहे हो आप, तो ये सारी चीजों को लेकर हमें चलना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इन द चेंजिंग टाइम्स। सबसे पहले बात, व्हाई दिस इज इन न्यूज। कहना, जो हमारे मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, अमंग अदर्स, हैव बीन अंडर स्क्रूटनी फॉर नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिजायर्ड फुलफिल ना करने के लिए ये हमेशा बेचारे स्क्रूटनी में रहते हैं। अब इनका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का। मोस्ट ऑफ द मेजर जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? बाइपोलर, हाईली अनइक्वल वर्ल्ड है हमारा। अब यहाँ पर ये कह रहा है, यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम फॉर्म हुआ 1945 में हुआ। जब वर्ल्ड वॉर वन हो गई, वर्ल्ड वॉर टू हो गई, तो 30 अक्टूबर का दिन था 1945 में जब इंडिया ने ज्वाइन करा। और 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर का दिन था 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी थी। अब जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है उसका पर्पस क्या था बनाने का? उसका पर्पस ये था कि तुम यार वॉर्स को रोको। तुम एक इंटरनेशनल, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनाइटेड नेशंस का आने का सीधा सा ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रोको और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ। और ये मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना। फिर वर्ल्ड बैंक और IMF क्या कर रहा है? ये दोनों ही फॉर्म होते हैं 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ताकि हम इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर पाए। तो वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। और IMF का काम क्या है? न्यू इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना। फिर WTO के बारे में हम समझते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब फॉर्म हुआ? 1995 में। किस बैकग्राउंड पे? जब लिबरलाइज कराना था इंटरनेशनल ट्रेड को, तो गार्ड से निकल कर आया है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो WTO का एम ही यही है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करें, टैरिफ को कम करके बैरियर्स हटाएं, और हम एक ऐसा सिस्टम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि सभी कंट्रीज में फ्री फ्लो हो गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट का। तुम्हारा काम यही है WTO वालों का। अब लेकिन इशू क्या होते हैं इस करंट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए? सबसे बड़ा क्राइसिस पता है क्या है? रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिवनेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लास्ट सेंचुरी में फॉर्म हुए, डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट ग्लोबल पावर, कहीं है ही नहीं, क्योंकि एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज की। कह रहा इंडिया जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, थर्ड लार्जेस्ट इन ट्रिपल P टर्म्स इकोनॉमी है वर्ल्ड की, 2.75 उसका IMF में स्पेशल ड्राइंग राइट है, तुमने उसको कहीं इंक्लूड ही नहीं कर रखा। कहाँ है हमारा? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म हुई नहीं है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है हमारा। फिर ग्रोइंग बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स के बारे में हम कह रहे हैं। कह रहा सच है, G20, G7 सारी की सारी क्रिएट हुई, लेकिन इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रेलेवेंस है वो खत्म नहीं होता जा रहा। कह रहा ब्रिक्स के अंदर NDB है, एक ऑल्टरनेटिव बैंक है टू वर्ल्ड बैंक, ताकि वहां पर डेवलपिंग नीड्स फुलफिल होती जाए। कह रहा ऐसे ही इनके साथ भी करना पड़ेगा। फिर वीटो पावर का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स वही पांच ही हैं, चाइना, रशिया और फ्रांस, UK, US। ये मिसयूज करते हैं अपने को, सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रशिया ने अपनी यूज की वीटो पावर ताकि वो रेजोल्यूशन ब्लॉक कर दे, जो भी उन्होंने यूक्रेन में एक्शंस को, जिनको कंडेम किया गया था। तो सोचो आपने एक ऐसे कंट्री को वीटो पावर दे रखा है जो कि अभी तक रशिया यूक्रेन का क्राइसिस रोक नहीं पा रही है, और यूनाइटेड नेशंस में कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो क्या रेलेवेंस क्या रहेगा यूनाइटेड नेशन सिस्टम की? फिर राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड टेंशन। कह रहा WTO कौन सा बहुत अच्छा है? WTO हमेशा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज पे इतनी सारी कंट्रीज कर रही हैं, टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स लगा रही हैं, जैसे US एंड चाइना ने लगाया आपस में। कह रहा इससे पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पे डिस्रप्शन आती है। कह रहा क्या किया इन्होंने? फिर इससे आपने अल्टीमेटली, आपने जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कसम खाई थी कि आप प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कभी थ्रेटन नहीं होने दोगे? आप सब खोने दे रहे हो। US ने इवन अपॉइंटमेंट WTO के अपीलेट बॉडी को ब्लॉक करा, तब भी बड़ा इम्पार्शियल रहा। तो कह रहा कि देखो कितना खराब मामला है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो, इनएबिलिटी टू हैंडल इमर्जिंग चैलेंजेस। कह रहा है ग्लोबल लाइफ में ग्लोबल चैलेंजेस पता है कितने सारे बढ़ गए हैं? क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, जिसपे आप क्या बात कर रहे हो। कह रहा COVID-19 का पेंडेमिक हुआ, UN WHO का क्या रिस्पॉन्स था टाइम ऑफ द क्राइसिस में? क्या कर पाए ज्यादा से ज्यादा वो? फिर
फिर बैकलैश क्या है अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन? आप क्या कर रहे हो? लोगों की जॉब लॉस हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, क्या है आपका वहां पर फंडा? तो आपकी रेलेवेंस हमें समझाओ कि करंट आपकी रेलेवेंस क्या है। आपकी जो अनपैरेलल्ड मेंबरशिप है, गार्जियन ऑफ ग्लोबल पीस है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, सोर्स एंड रेगुलेटर की बात है, आपका इतना रेलेवेंस, इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी वो इतनी दिख क्यों नहीं रही है? तो इसीलिए वे फॉरवर्ड में बोल रहा है गवर्नेंस ओवरहॉल, यानी बॉडी जैसे कि यूएनएससी है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट होने की जरूरत है, अपनी रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाए, कम से कम अपनी परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाने की जरूरत है। फिर फिनेंस रिवैम्प करने की जरूरत है, यानी फिनेंस को डाइवर्सिफाई करा जाए, प्राइवेट कैपिटल में, डोनर्स के फॉर्म में, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हो और वो सही जगह पे खर्च हो पाए। फिर स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट होना चाहिए, रूल्स कमिटमेंट जो भी आपने नेगोशिएट करे हैं थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस नीड टीथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट। कह रहे हैं जैसे यूएन क्लॉज है, इसको ऐसी इंस्टीट्यूशंस को आप बहुत एम्पावर करो आप, ताकि बॉर्डर क्राइसिस या अगर कोई सी पे क्राइसिस, ओशंस पे क्राइसिस आ रहा है तो वो आप निपटा पाओ, बहुत जरूरी है। फिर एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है फ्रॉम मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज, ताकि वेरीफाई कर पाओ आप डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सारे क्राइसिस को दूर कर पाओ आप। तो सेक्रेटरी जनरल ने यूनाइटेड नेशन 2.0 को बोला जैसे कि टू टैकल 21st सेंचुरी चैलेंजेस को दूर करने के लिए। ऐसे ही आपको ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना है थ्रू रोबस्ट रेगुलेशन, सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। एंड लास्ट इज डाइवर्सिफाइंग फंडिंग रिसोर्सेस, यानी आप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करते हुए इस पे काम करो। तो चॉइसेस जो कमिंग ईयर्स में आ रही हैं वो क्या बताएंगी कि दीज बॉडी कैन राइज टू मीट द चैलेंजेस और डिमिनिश इनटू सिग्निफिकेंस, कि अगर यूनाइटेड नेशंस डब्ल्यूटीओ ठीक से फंक्शन नहीं करती हैं, करंट सिनेरियो को समझते हुए काम नहीं करती हैं, अपकमिंग डिमांड्स की तरफ से सप्लाई नहीं करती हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनको खत्म ही कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया एंड इंडोनेशियन रिलेशंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा। कह रहा 2024 में इंडिया इंडोनेशिया में 75th ईयर हमने मनाया, इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेक की गई टू मार्क 75 ईयर्स, टू ट्रैक दी 1.5 डिप्लोमेसी, है ना। और इसके कुछ थीमेटिक पिलर्स भी हैं, कैपिटलाइज करना, क्लेमिंग, ये सारा हमारे पार्ट हैं हमारे रिलेशनशिप्स के। देखो जो इंडोनेशियन एम्बेसी है ना, उसने एक ई स्पोर्ट्स शो मैच भी रखा था एट द इंडिया गेमिंग शो 2024 पुणे में, और इसके पास इमेंस पोटेंशियल है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करता है, इस प्लेटफॉर्म टू कल्चरल एक्सचेंज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखो कोई भी रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। एम्बेसी इंडिया की जकार्टा में है, वहाँ पर भी हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के पार्टनरशिप में हमने एक जकार्टा फ्यूचर फोरम 2024 में होस्ट करा, है ना। तो एक हमारा मतलब एक जकार्टा फ्यूचर फोरम का पता है विजन है, एक आपस में विजन पता है क्या है? हम ना कमिटेड रहें, इंक्लूसिव और एक मीनिंगफुल साथ में रहें अगर हम। तो फर्स्ट एवर इंडो इंडोनेशिया और हमारा डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन लगा जकार्टा के अंदर। तो एग्जीबिशन कम वो सेमिनार था बेसिकली। ये भी एक देखो रिलेशनशिप्स को, तभी हम इसके रिलेशनशिप आज इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी क्या ज़रूरत है, दोनों ही कंट्रीज कैसी दिखती हैं, आपस में इनका कैसा संबंध है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। क्या ना हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं लाइक समुद्र शक्ति नेवी में। इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, इंडो इंडो कॉर्पोरेट करके, इससे हमारी इंटरऑपरेबिलिटी दोनों नेवीज की अच्छी रहती है, हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग प्रिवेंट होता रहता है, मैरीटाइम टेररिज्म में हम सही काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बचाते हैं इंडियन ओशन रीजन में। सेकंड हमारा काम क्या होता है, सिनर्जी इन द विजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। दोनों ही कंट्रीज हमारा एक अच्छा विजन एक तरह का तय कर रही हैं, इंडिया इंडोनेशिया का, और इसमें एक सिमिलर विजन है हमारा, फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड ऑल। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारा जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, या इसके साथ साथ इंडोनेशिया वालों का ग्लोबल मैरीटाइम फलक्रम विजन है, ये हम दोनों को ना कहीं हमारी जियो पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बढ़ाता है ना। फिर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, दोनों कंट्रीज ने, हमने पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक 2005 में साइन की, इसको बाद में हमने रिवैम्प भी करा, हमने नए कोलैबोरेशंस भी खोले, हमने मल्टीलेटरल फोरम्स पे भी हम एक साथ नजर आते हैं, चाहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, G20 हो, आयोरा हो,
इस एशिया समिट हम सब में नजर आते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी हम साथ में नजर आते हैं, और हम बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हुए दोनों आपस में शेयर करते हैं। कह रहा हमारा इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो है, जो 2023 में लॉन्च हुआ, उसका काम क्या था? म्यूचुअल लर्निंग एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। फिर हम क्या कर रहे हैं? मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट भी अपनी करते हैं, है ना। इसीलिए हम आईएनएस सिंधु केसरी हम एक जकार्ता में डॉक किया गया था, तो वो फर्स्ट टाइम किया गया था। मिलिट्री टू मिलिट्री जारी हमारा एंगेजमेंट बढ़े। फिर हम कल्चरल वैल्यूज में भी अपना एक साथ रहते हैं, हमारी एक हिस्ट्री है यार। बैंथिंग कॉन्फ्रेंस हुआ 1955 में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हम दोनों ही पार्ट थे। अभी हमने डिस्कस किया हाउ नॉन अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इवन देखो हम दोनों ही उसके प्लेटफॉर्म का पार्ट है, तो हम दोनों आपस में फ्रेंड हुए। फिर कह रहे हैं कि जब भी आप स्टोरीज पढ़ते हो ग्रेट एपिक रामायणा महाभारता की, इंडोनेशियन फोक आर्ट ड्रामा एक सोर्स वहां पर आपको मिलेगा। यानी हमारे एक हिस्टोरिकल बड़े ही माइथोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो हम आपस में काफी कनेक्टेड है। बाली यात्रा होती है जिसमें बहुत ज्यादा इंडो इंडोनेशियन के लोग होते हैं। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है वहां पर, तो एक बहुत बड़ा कल्चरल लिंक है, बुद्धिज्म भी है वहां पर, और ये सारा बातें हैं। उसके बाद देखो इंडिया इंडोनेशिया की कंट्रीज के बारे में ध्यान से देखो आप, अंडमान निकोबार है, केंद्रा पॉइंट सबाग, और यहाँ पर इंडोनेशियन कंट्री है। ठीक है, अब हम देखो जोग्राफिकली भी वेर कनेक्टेड। उसके बाद इंडिया का देखो, इंडिया के लिए इंडोनेशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट होता है भाई। इंडोनेशिया ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि ब्रह्मोस मिसाइल लाइट कॉम्बैट में, तो हम डिफेंस अपना एक्सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा आता है वहां से। हमारा ट्रेड पार्टनर है ये हमारा आसियान रीजन में। हमारा इंटरनेशनलाइजेशन भी हमने नेशनल रुपी अपना जो इंडियन रुपी को कर रखा है, लोकल करेंसीज हमारी यूज होती है क्रॉस बॉर्डर में, बैंक ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑल में। उसके बाद जो हमारा मैरीटाइम कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है, सागर जो इनिशिएटिव है हमारा, उसी से तो फुलफिल होगा। ऐसे ही हमारा जो सागर का पुअर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, ये सब काम भी तो हम कर रहे हैं ना। जो सबांग पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, वो उसमें इंडिया को वो अलाउ करता है कि वो मलक्का स्टेट में आराम से उसको एक्सेस कर ले, ताकि हमारी अंडमान निकोबार से वो प्रपोजल है उसको कनेक्ट करने का। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इंडोनेशिया के लिए हम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ कोल एंड क्रूड, और पाम ऑयल हम इंडोनेशिया से ही खरीद के लेकर आते हैं। ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये भी हम चलाते हैं, ताकि अगर कोई अर्थक्वेक या सुनामी जैसी समस्या है तो हम उससे भी निपट सकें। फिर डेवलपमेंट प्लान्स भी हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स भी हम रहे हैं, तो इंडोनेशिया के लिए हम इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे रिश्तों में कहीं खटास ना आए ऐसा हो सकता है। चैलेंजेस भी हैं रिलेशंस में। ट्रेड इम्बैलेंस है, जो बैलेंस है हमारा, ट्रेड फेवर्स इंडोनेशिया ड्यू टू इंडिया का इंपोर्ट पाम ऑयल कोल का ज्यादा है, हमें नुकसान है यहाँ पर। हमारा ट्रेड इम्बैलेंस रहता है इनके साथ। फिर हमारा जो अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल है, बायलेटरल ट्रेड पोटेंशियल हमारा बहुत कम है, 33% हायर देन करंट ट्रेड। फिर उसके बाद अनरियलाइज्ड है, फिर डोमिनेंस चाइना की बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया में, बेल्ट एंड रोड के चक्कर में। ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि दुश्मन का साथ दे रहे हो। फिर रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल चैलेंज है, कनेक्टिविटी का बड़ा क्राइसिस है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है टूरिज्म डिप्लोमेसी करनी चाहिए, इंडिया इंडोनेशिया को रिच पे चलना चाहिए, रिलीजियस कल्चरल एंड हिस्ट्री थीम बेस्ड टूरिज्म प्लान पे चलना चाहिए, ट्रेड इनहांस करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंटरफेसेस को तैयार करना चाहिए, सब्सटेंटिव कोऑपरेशन को तैयार करने की ज़रूरत है। ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा रिलेशनशिप कैरी करते हुए चल पाएं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। व्हाई इज इट इन द न्यूज़? व्हाई इज इट इन द न्यूज़? रीजन इज आईसीसी ने, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, प्रोसिक्यूटर जो थे सॉट अरेस्ट वारंट फॉर किसके लिए? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को भेजा भाई। हमास के कुछ लीडर्स को बोला कि तुमने ना इतना गंद मचा दिया है, इतना क्राइम कर डाला है ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स के, तो तुम्हें तो वारंट देना बहुत जरूरी है। वारंट गया। अब 2023 में मार्च में आईसीसी ने ऐसा किया था रशियन प्रेसिडेंट के लिए भी, जब सिचुएशन यूक्रेन की बहुत खराब थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अरेस्ट वारंट के, ये भी समझ लो। accused would be arrested and if not would restrict their freedom of movement। या तो वो अरेस्ट हो जाएगा या उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को क्या कर दिया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आईसीसी है कैसा इंस्टीट्यूशन। आईसीसी पहला ऐसा परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल को, कोई भी अगर सीरियस इंटरनेशनल क्राइम किया है, जीनोसाइड करा हो। क्या होता है, किसी नेशनल एथनिक रेशियल आपने बहुत मारा है लोगों को, मेंबर्स को,
ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अगर कुछ खिलाफत की है, वॉर क्राइम्स करे हैं, क्राइम ऑफ अग्रेशन किए हैं, इन सभी क्राइम्स को आईसीसी डील करता है। आईसीसी कैसे बना? फाउंडिंग ट्रीटी रोम स्टैट्यूट से बना, 1998 में बना, 2002 में ये फोर्स में आया। फिर इसमें मेंबर जो हैं वो 124 है स्टेट पार्टीज के रोम स्टैट्यूट में। इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना इसके पार्ट नहीं है। पैलेस्टीन 123वां मेंबर है, मलेशिया 124वां स्टेट पार्टी है। असेंबली की बात करूं तो 1 रिप्रेजेंटेटिव है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, रशिया एंड स्पेनिश। आईसीसी के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, ध्यान रखना। हाउएवर इसमें कोई पुलिस फोर्स नहीं है, कोई रिलाई नहीं है स्टेट कोऑपरेशन पर। एडिशनल अगर आप बात करो कंपोनेंट्स की, तो ट्रस्ट आपका यहाँ पर आप देखो, बात समझो, या यहाँ पर ट्रस्ट फंड फॉर विक्टिम 2024 है जो असिस्टेंस देते हैं विक्टिम्स को। डिटेंशन सेंटर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है? आईसीसी के अंडर हो रहा है। आईसीसी की जुरिस्डिक्शन का समझ लो। रोम स्टैट्यूट को क्या कहता है? रोम स्टैट्यूट, अगर कोई जीनोसाइड का केस हुआ है या कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है कमिटेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002, तो उसको कमिटेड बाय स्टेट नेशनल पार्टी या कोई स्टेट पार्टी है, कोई टेरिटरी में अगर हुआ है तो वो सब केस आईसीसी के अंडर होंगे, ध्यान रखना। अगर अग्रेशन का कुछ मामला हुआ है तो जो भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका आईसीसी प्रोसिक्यूटर बाय यूएनएससी वो लेकर आएगा। प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल सब कुछ करेगा। कोई जुरिस्डिक्शन उस बंदे के खिलाफ नहीं ली जाती है जो 18 से कम उम्र का है। आईसीसी की लिमिटेशन भी है, क्या? लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि इनका अरेस्ट, ट्रांसफर, ये सारा कुछ खराब तब हो जाता है क्योंकि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इनका इतना स्ट्रांग नहीं है। नॉन स्टेट पार्टी जैसे कि इजराइल है, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कोर्ट के साथ ऑपरेट करे ना करे। तो फिर देखो क्या बात हुई है ना। बहुत सारी स्टेट पार्टीज रिलेक्टेंट टू कोऑपरेट विद द कोर्ट्स रिक्वेस्ट फॉर अरेस्ट एंड सरेंडर, लेकिन आईसीसी ने आज तक इशू ही 46 अरेस्ट वारंट करे हैं और उसमें से भी 21 को डिटेन कर रहे हैं मेंबर स्टेट्स की मदद से, वो भी। चेक एंड बैलेंस बहुत इनसफिशिएंट है। रेट्रोस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन यानी किसी क्राइम को एड्रेस करना, ये सब हो ही नहीं पाता है। ओनली आप क्राइम की जो कमिट हुआ है उसको एड्रेस कर सकते हो, उसके बाद क्या होगा वो आपको भी नहीं पता। स्कार्सिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज फंड की। एलिगेशन है आईसीसी पे कि बहुत बहुत ज़्यादा बायस है। इतना यहाँ पर वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म का इतना ज़्यादा टूल बना हुआ है कि वीक स्टेट्स स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को ये दरकिनार ही कर देते हैं। तो कैसा इंस्टीट्यूशन है सोचो जो जस्टिस ही ना प्रोवाइड कर पाए। बने ही क्यों हो तुम? तुम्हारी बॉडी की एग्जिस्टेंस ही क्यों है? एक सवाल है बहुत बड़ा। फिर कहता है व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन रोम स्टैट्यूट? कह रहा क्योंकि जो सबऑर्डिनेशन है आईसीसी यूएनएससी का, उसका पोटेंशियल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। नो इन्वेस्टिगेशन कोई की नहीं जाती सिक्योरिटी काउंसिल्स पर, अगर इन्हें रिक्वेस्ट कर दी कि मत करो। तो जब हमारी पावर ही नहीं है तो हम क्यों जाएं यहाँ पर? फिर आप न्यूक्लियर वेपन टेररिज्म से रोकने के लिए उन कंट्रीज को ज्यादा बाध्य करते हो जो कि यूएनएससी का पार्ट नहीं है। तो कहते हैं बेकार ही लगा फिर हमें। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में यहाँ कह रहा है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग आईसीसी के लिए सभी स्टेट पार्टीज को एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा आईसीसी की मदद से। एक कंक्रीट अरेस्ट स्ट्रेटजी नहीं जब तक होगी, बेकार है। आईसीसी के मेंबर स्टेट इस पे ज्यादा ध्यान दें। हाईली क्वालिफाइड जजेस को क्यों नहीं लेकर आते हो तुम? फिर यहाँ कह रहा है कंपैरिजन जान लो, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रोम स्टैट्यूट से बना, ये 945 के चार्टर से बना, इसका हेग नीदरलैंड में इंस्टीट्यूशन है, इसका पीस पैलेस हेग में है। यहाँ 18 जज होते हैं या 15 होते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनली जो क्राइम हुआ है वो इंडिविजुअल करता है तब होता है, यहाँ कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा हो तो यहाँ पर आईसीजे पे काम करता है। तो दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। मूव टू दी शॉर्ट्स पार्ट। पहला ही शॉर्ट पार्ट आपका बिम्स्टेक से रिलेटेड आया है कि बिम्स्टेक ने लीगल पर्सनैलिटी एक्वायर किया है आफ्टर चार्टर कम्स इनटू फोर्स। का मतलब क्या है? जो बिम्स्टेक है एक ऐसी बॉडी, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो चार्टर है, ये साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया कब? 5th समिट जब चल रही थी ग्रुपिंग श्रीलंका की 2022 में। फिर इंडोर्समेंट था चार्टर का बाय नेपाल। जितने भी मेंबर स्टेट थे उन्होंने रेटिफिकेशन कंप्लीट करा और ये सब करा। फिर बिम्स्टेक जो चार्टर है फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो गोल्स, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर को बिम्स्टेक का बनाता है।
चार्टर का काम है लीगल पर्सनैलिटी को कन्फर करना, ये सारी बातें। फिर बिम्स्टेक का ध्यान रखना कि हेडक्वार्टर्स है इसके ढाका में, बांग्लादेश के अंदर। 1997 में इसने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, बांग्लादेश, नेपाल ये सब ने मिलकर। ढाका में इसका मेन सेक्रेटेरिएट है। इसका पर्पस है एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिससे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पर क्या कहता है, हम सीधा चलते हैं। बिम्स्टेक ने देखो ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है ना। जब भी सार्क डिसफंक्शन हो रखा है 2016 से, तो बिम्स्टेक ही तो हमारे लिए है। लेकिन बिम्स्टेक के चैलेंजेस पता है क्या है, कि बहुत ही स्लो काम कर रहा है। 27 साल से फॉर्मेशन हुई है, प्रोग्रेस बहुत स्लो है। एब्सेंस है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं कुछ करते। स्ट्रेन रिलेशनशिप है, बांग्लादेश म्यांमार, क्यों, रोहिंग्या क्राइसिस, इंडिया नेपाल बॉर्डर क्राइसिस। तो मतलब कंट्रीज ही आपस में लड़ बढ़ के बैठी है कि उनका आपस में कुछ खास इंटरेस्ट ही नहीं है मिलकर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन अफ्रीका हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी। डायलॉग चल रहा है, शेयर हो रहे हैं आइडियाज, एक्सप्लोर किए जा रहे हैं तरीके। ऐसा पहला डायलॉग हुआ ऑन अफ्रीका बिटवीन इंडिया एंड यूएस। कब? जब यूनाइटेड नेशन G20 में जब हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया। देखो इंडिया के लिए अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? स्ट्रेटेजिकली अफ्रीका हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी रूट है, हमारा ट्रेड वहीं से प्रोटेक्ट होता है, आईओसी आईओआर का, इंडियन ओशन रीजन का। इकोनॉमिकली अफ्रीका हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ऑयल गैस मिनरल लेकर आते हैं। एनर्जी सेक्टर के लिए हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्टनर है। मल्टीलेटरली भैया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ साउथ इन्फ्लुएंस है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हमारा पार्ट है, इजिप्ट देख लो आप। तो इसलिए अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे रिश्ते में खटास लाने का कारण है चाइना का फैक्टर, जो चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रखा है। फिर सिक्योरिटी क्राइसिस कब, पता है कब आता है? जब परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कई कई अफ्रीका के पार्ट में रहती है, हम परेशान हो जाते हैं। रेशियल टेंशन बहुत है, अफ्रीकन स्टूडेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इंडियंस हमारे साथ हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हालांकि हमने इसमें कंपाला अग्रीमेंट प्रिंसिपल पे भी साइन करवाया हमने, 10 गाइडिंग प्रिंसिपल है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बहुत सारा इसमें हमने साइन करा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज टेलीकॉम डिप्लोमेसी के बारे में हम बात करते हैं। इंडिया ने टेलीकॉम डिप्लोमेसी पे सेलिब्रेट करा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। टेलीकॉम डिप्लोमेसी जानते हो क्या होता है? नए बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना, वेंचर्स को अट्रैक्ट करना, ताकि इंडिया अपना वहाँ पर एक कमेमोरेट कर पाए और अपना एक शेयर्ड इंडिया, अपना एक विजन, एक लीडरशिप दिखा पाए। तो टेलीकॉम डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि हम ना पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे टेलीकॉम चिप कंपनीज के साथ, यूएस की कंपनीज के साथ, बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि हमारी हो पाए। हम ना अपने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं 2025 तक। हम चाहते हैं कि ग्लोबल इवेंट जैसे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 तक ये पॉसिबल हो पाए। टेलीकॉम डिप्लोमेसी में ना इंडिया जो है उसने कई सारा, देखो 25,200 करोड़ हमने एक्सपोर्ट करा है टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों को। इंडिया बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस में भी, ताकि हमारा स्पेक्ट्रम भी सेफ गार्ड हो पाए। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन जो असेंबली है वो हर साल पहली बार हेल्ड हुई, फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2024, विल बी हेल्ड, सॉरी अभी होगी 2024 अक्टूबर के अंदर, ताकि फ्यूचर जो डायरेक्शन जो भी स्टैंडर्ड टेलीकम्युनिकेशन के रहेंगे वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। अब हम समझते हैं एनिमल डिप्लोमेसी क्या होती है। देखो मलेशिया का पता है क्या एम है, कि वो अपना इन्वायरमेंटल इमेज को ना इम्प्रूव करे। क्या करेगा? ऑरिंगटन डिप्लोमेसी करेगा, टाइप ऑफ एनिमल डिप्लोमेसी। एनिमल डिप्लोमेसी का मतलब है देना लेना एनिमल्स को एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप और गुडविल बिटवीन कंट्रीज। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सॉफ्ट पावर की तरह यूज हो रहा है। चाइना का जैसे पांडा डिप्लोमेसी थी, ऑस्ट्रेलिया का कोआला डिप्लोमेसी थी। अब एथिकल कंसर्न पता है क्या है? एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड एज अ मींस टू फुलफिल इंटरेस्ट ऑफ नेशंस। अब आप एनिमल्स के साथ देखो क्या करते हो, आप एनिमल्स का लेन देन कर रहे हो अपनी फ्रेंडशिप और गुडविल के लिए, कल्चरल चीज़ों के लिए। एनिमल का ध्यान नहीं रख रहे हो आप। तो चाइना में अब देखो अल्टीमेटली ना, यहाँ पे चलो ध्यान रखने की बात तो आप छोड़ दो, तो एनिमल डिप्लोमेसी से ना आप अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हांस करते हो बेसिकली, एक एनवायरमेंटल इमेज को रखते हुए। जैसे मैंने बताया ना, मलेशिया इंप्रूविंग इट्स एनवायरमेंटल इमेज बाय पुटिंग ओरिएंटेड डिप्लोमेसी। तो ऐसे ही एन एथिकल कंसर्न इसमें यही होता है कि आप एनिमल को एक ऑब्जेक्ट की तरह क्यों मान रहे हो यार? सांस नहीं ले रहा है वो, एक स्पीशी है वो, और अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए अब आपने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हो?
नेक्स्ट टॉपिक इज साउथ चाइना सी के बारे में। फिलीपींस ने डिनाई कर दिया बिल्कुल कि भैया चाइना का जो क्लेम है ना, अग्रीमेंट ओवर डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, मैं देखना नहीं चाहता। साउथ चाइना सी देखो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है। सिंगापुर से लेके स्टेट ऑफ मलक्का साउथ ऑफ वेस्ट में पड़ता है, स्टेट ऑफ तैवान पड़ता है। डिस्प्यूट पता है क्या है? 9 डैश लाइन को लेकर है। इमेजिनरी लाइन है जो कि साउथ चाइना सी और ओवरलैप करता है इसमें आपका ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, ये सारी कंट्रीज। अब इसमें ही ना देखो 9 डैश लाइन में ही पैरासिल आइलैंड आता है जिसमें कि कंट्रोल है चाइना का, और इसमें तैवान और वियतनाम भी क्लेम करते हैं। स्प्रेटली आइलैंड में चाइना का क्लेम है, तैवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब का है। सेकेंड थॉमस शोल भी है, वो सबमर्ज्ड रीफ है जो कि इसी आइलैंड में है। एक स्कारबोरो शोल भी है जो क्लेम बाय चाइना, तैवान एंड फिलीपींस के द्वारा है। इसका ये क्राइसिस इनका चलता ही रहता है। अब उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है मिडिल पार। व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल पार? देखो मिडिल पार्स का मतलब है एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मल्टीलेटरल, मिलिट्री हेफ्ट। यानी इसमें ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज आती हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आती हैं, और यहाँ पर बोला जा रहा है मिडिल पावर्स में एक यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन डेफिनेशन कि इनकी रैंक जो है ग्रेट पावर्स के बिलो क्यों है, बट इनका इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा है। ग्रेट पावर्स आर वो कंट्री जो परमानेंट सीट में इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिली हुई है, दैट इज ग्रेट पावर्स। अब जब ये कह रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया ऐसी कंट्री है, ग्लोबल साउथ में इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया ऐसी कंट्री है जिनकी अपने आप में अगर देखा जाए तो ग्लोबली ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनका एक बहुत बड़ा रोल है ही, लेकिन फिर भी उनको क्यों ऐसे मिडिल पावर्स में रखा हुआ है? समझ रहे हो? तो मिडिल पावर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना, अब ये पेपर में पूछ लेगा प्रीलिम्स में मिडिल पावर्स क्यों होती है, कौन सी कंट्री अपने आप को मिडिल पावर कह रही है। फिर आपका आता है जियोपॉलिटिकल रिसेशन के बारे में। पॉलिटिकल साइंटिस्ट है आयन ब्रेमर, इन्होंने जियोपॉलिटिकल रिसेशन के बारे में बताया। कहा कि जियोपॉलिटिकल रिसेशन एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रम्बल होने लग जाता है। यानी कि इसमें इकोनॉमिक रिसेशन बहुत ज़्यादा आता है, जियोपॉलिटिक्स कभी बूम करती है, कभी बस साइकिल में चलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह लो क्रम्बलिंग बहुत ज़्यादा है। क्रम्बलिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा, आप कह लो शिवरिंग है, टुकड़े टुकड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, लाइक दिस। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल रिसेशन क्या होता है, एक ऐसा क्राइसिस आ जाता है जिससे कि डिक्रीज हो जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रेजिलियंस। रीजन क्या है करंट जियोपॉलिटिकल रिसेशन का? लॉन्ग टर्म चाइना का और ग्लोबल साउथ का राइज होना, और टेंशन है ट्रेड के ऊपर यूएस एंड चाइना की, जिसकी वजह से पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में एक जियोपॉलिटिकल रिसेशन जैसा फील होता है। समझ रहे हो? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस। प्लीज रिवाइज इट वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for listening, guys. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. We'll come with the economy section in the next video sessions. Have a nice day too.